शुक्रिया राघव इस इजाज़ के लिए। आज का प्रेजेंटेशन जो कि 15-20 मिनट लेट हो गया मेरा वाला, तो अभी भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पब्लिक में कम है, तो जल्दी जल्दी मैं समाप्त करूँगा। लेकिन ये जो कि चीज़ है जो मुझे करनी है तो करनी है। रिसर्च इन तहफ़्फ़ुज़ी और समाजियत, इसका नाम अब प्रिवेंटिव कम्युनिटी था। हिफ्ज़-ए-नसीहत अलग अलग नाम होता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग 2-3 चीज़ बातें करेंगे जो आगे आएगी। हिफ्ज़-ए-नसीहत का ताल्लुक अगर आप बात करेंगे यूनानी कॉन्टेक्स्ट में, तो इब्न रुश्द ने कहा है कि वो जो सबसे पहले, मतलब जो 2 बड़ी गायत है सेहत की, उसमें पहली गायत है हिफ्ज़ सेहत। हम लोग जंप कर जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, नहीं, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। अगर सेहत है तो सेहत को हम कायम रखने की कोशिश करें। अगर डिविएट हो गया तो उसको फिर हम क्या करेंगे, रेस्टोरेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। और फिर अगर कोई चीज डिजीज अगर हो गई है या होने के कगार पे, देन वी विल यूज द टर्मिनोलॉजी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो जो पहला कॉन्सेप्ट, पहला जो यूनानी में गायत है वो हिफ्ज़ सेहत। और इस दौर में ये और इम्पोर्टेंट हो गया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंडेड ऑन द प्रिवेंशन। आप जो भी गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम्स देख लें, उसका जो बेसिक है वो है प्रिवेंशन। वजह क्या है, एक बार डिजीज अगर आपको हो गई तो कुछ ना कुछ असर छोड़ के जाएगी आपके बॉडी। और अब लोग जिनके पास बहुत पैसा है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो ये अफोर्ड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि 80 साल 70 साल हम इस तरह गुजारे कि जब पैसा है तो डिजीज क्यों हो मुझे। दिस इज द ह्यूमन एरोगेंसी। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट्स के तौर पे क्यों ना हो, बच्चों के लिए हो, मदर्स के लिए, एक्सपेक्टिंग मदर के लिए हो, एडोलेसेंट के लिए हो, या फिर आपको स्ट्रे चाइल्ड के लिए हो, या फिर वो प्रोग्राम एल्डरली के लिए हो, सबका फोकस होता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। और भी चीजें आ चुकी होंगी, लेकिन आज थोड़ा सा फोकस हम इस पे करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम आपसे 2-3 चीजें जो है ओवरऑल इस पे डिस्कशन करेंगे। थीम यही है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट, PSF, Government Medical College Patna, and the second will talk about faculties strength। आप जो यहाँ आए हैं, आप भी जानिए, कभी हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च करें। जब तक आप लोग यूजी रहेंगे, आप भी सुनते होंगे ये लोग आपस में क्यों नहीं काम करते। अब पता चलेगा हम काम क्यों नहीं करते आपस में मिलकर, तो हम उसको विटनेस करेंगे कि हम काम क्यों नहीं करते, करेंगे पॉसिबली फ्यूचर में। वो इस पे आगे अटक जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टीज, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, जो भी आप कह दिए उसको, हम आपस में अपने डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। वो एक दवा ऐसी ली जिसका मैनेजमेंट, जिसके बनाने के तरीके, जिसका हिफ्ज़-ए-सेहत का पहलू, जिसके बेसिक बुनियाद, इस तरह के रिसर्च किसी को नहीं रखा है। और यूनानी में तो आप एक बढ़िया करते हैं तो इसलिए उसको बात करें स्पर इंडिकेटर्स जो भी चीज अचीवर्स को या काम करने वाले को डिस्कस करने का ट्रेडिशन होना चाहिए। हम लोग क्रिटिक्स नेगेटिव बहुत जल्दी कर देते हैं, आसपास के लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये चीज खाया जाती है। आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, बैचमेट अगर कोई अच्छा कर रहा है, एक बार बोलिए उसको अच्छा है यार, फिर उसके अंदर फीलिंग देखिए कितनी अच्छी है। तो जो नाश्ता लेके आया, एक मिनट बड़ा लगने का, तो यही कुछ छोटे से स्ट्रेंथ में हम लोग जो 1.5-2 साल का सफर रहा उनके साथ,
वही हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ओवरऑल जो हमारे डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है, 5 फैकल्टीज हम लोग। इकबाल वासी साहब हैं जो यही यूजी किया और यही टीचर हैं, वो इंचार्ज एचओडी हैं। दूसरे वजूद्दीन साहब हैं, पाउस की भी वजह होगी, कुछ लोग समझ गए होंगे। वजूद्दीन साहब हैं, वो भी फैकल्टी यही यूजी और यही टीचर हैं। मलका मैम है एक, वो फैकल्टी है हमारी, ये सारी परमानेंट फैकल्टीज पहले नाम ले रहा हूँ मैं, लेडी है वो, तो जरूरी भी था क्योंकि पीजी बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा सा इक्वालिटी हो। चौथा मैं हूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में हल्का सा जिक्र करूंगा, उसका मौका कम मिलेगा। एक फैकल्टी डॉक्टर शफात करीम है और 2 पीजी फैकल्टी, एक मैं और एक सुभाष साहब, लेकिन किसी वजह से वो दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो मिला जुला के हम लोग 5 लोग हैं, यही आपको मिलेंगे। एज पर एज टूल्स आर कंसर्न, एक 25 नंबर की ओपीडी है, बीच में करीब 26 हो गई थी। आईपीडी हमको 20 बेड दे रखा है इजाजी तौर पे, जो फाइनली मौलजात में ऐड हो जाता है। और पीपीवीसी एक करके फार्माकोविजिलेंस का जो सेंटर है का, कॉलेज का, वो रन डिपार्टमेंट है। उसके साथ साथ कि हम लोगों ने एक बेकारी का और उस वक्त कुछ काम करने का नहीं था, आईपीडी सेटअप नहीं था, हम लोगों ने इस पे स्टार्ट किया। उसके थ्रू पोस्ट पैरालिसिस कम्प्लेक्स केसेस, आरए का केस, उनको हम लोग देखने का मौका मिला, इसके थ्रू हम लोग देखते हैं। दूसरे 2+2 2 लैब अभी हमारे यहाँ है और 2 फ्यूचर लैब, एक न्यूट्रिशन लैब आने वाला है और एक योगा लैब जो नए एमएसआर में एमईएस में आने वाला है, वो इस डिपार्टमेंट में आएगा। ओपीडी में एक यूनिट होगी वो। और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन लैब का नाम लिया, वसीम मुस्कुरा पड़ा वहां से। तो आप देखिए कि अभी ये आने वाला है और इसका मैसेज रिसीव हो गया नीचे तक, तो दावत रहेगी आप लोगों इसमें। एंड नेक्स्ट, ये हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स 5 5 10 एंड 6 16 लोग हैं इसमें। ये पूरी टीम है हमारी जो हम लोग काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एंगेजमेंट साथ साथ हो और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। जहां तक मेरा सफर है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0। पटना से एजुकेशन शुरू हुआ, क्योंकि मैं पटना आ गया। यूजी मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ और पीजी एनआईएम से हुआ, बैंगलोर से। और फिर यहाँ जब मैं आया तो पहला काम पटना में मैंने किया कि यूनिक्योर से जुड़ा, मैं फाउंडिंग मेंबर में शामिल रहा। देन आई मूव टू द जीटीसीएच। सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0 हो गया, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से चले आप वहीं आ गए। तो अब तो गेन ही करना है इंशाल्लाह। ये मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी जो पहला बैच हमारे यहाँ आया, उनके यहाँ टॉपिक हमने चूज किया। तो इसमें से शुरू के जो 5 लोग, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द टीएसटी डिपार्टमेंट, और 3 लोग जिसका मैं को गाइड। पहला इमरान का जो हम लोग ने टॉपिक लिया था उसके बारे में बात करेंगे आगे, कि गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स थे और क्या एक्सपेक्टेशन थे, इस वजह से हमने टॉपिक को चूज किया। उसको बाद में आएगा, स्लाइड की पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का एक नॉर्म आया था कोविड के दौरान, आप लोगों ने गाइडलाइंस नहीं देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि सारे आयुष के कॉलेजेस जितने भी हैं, उसको चाहिए कि प्राइमरली वो कोविड से रिलेटेड, वबा से रिलेटेड टॉपिक ले। ये सीसीआईएम का नॉर्म्स आया था। और स्टेट की जो एजेंसी थी, उन्होंने कहा था कि आप बेसिक या अप्लाइड लीजिए, जो भी आपके जो टॉपिक हो वो सिस्टम को जल्दी जल्दी कुछ दे। आप भी सोचते होंगे ना कि इतने सारे पीजी निकल गए और उसके टॉपिक क्यों नहीं आ रहे रिसीविंग एंड पे। कोई भी रिसीविंग एंड जो है ना, आपको 2 जगह दिखना चाहिए, या तो क्लास किताब में आपके, या फिर ओपीडी में, यानी पेशेंट केयर में। हमारे रिसर्च क्यों नहीं दिखते? इसकी वजह है कि हमारा ओरिएंटेशन किसी वजह से सही नहीं रहा। ये पॉजिटिवली ब्लेम है सिस्टम पे। ये अलग कोई इससे किसी का भी, दूसरे की भी जो अपनी सोच है वेरी कर सकती है, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि कोई ऐसी वजह रही जिसकी वजह से हमारे रिसर्च रिसीविंग एंड पे नहीं दिख पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब तक आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला काम नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए फैसले भी वैसे ही होते रहेंगे कि कुछ इनको भी दे दो।
मेन स्ट्रीमिंग सिर्फ इससे नहीं होगा कि एमबीबीएस के बराबर हमें सैलरी मिल जाए, मेन स्ट्रीमिंग एमबीबीएस के जैसा पब्लिक में सर्विस भी देना पड़ेगा। 60 साल से जो रिसर्च चल रहा है उसमें रेयरली कोई रिसर्च आपने अपनी किताबों में देखा होगा कि 1980 में किसी ने रिसर्च किया और आपने किताब में पढ़ लिया टेक्स्ट में, 60s में क्या पढ़ लिया आपने टेक्स्ट में। ओपीडी में एनआईएम से बड़ा रिसर्च करके कोई आया, उसके नुस्खे ओपीडी में चलने लगे, ऐसा नहीं है। 8 साल से मैं इस कॉलेज में देख रहा हूँ कि बिना रिसर्च किए हुए जो उसके यहाँ एक कॉलेज बना रहा था वही हम लोग बहुत शान से दे रहे हैं लोगों को। और पिछले 10-20 साल में कॉलेज में यही एनआईएम इटसेल्फ, एनआईएम में भी तो रिसीविंग एंड पे आपके रिसर्च नहीं आते। इसकी वजह है कि हम लोग तुरंत फायदा पहुंचने वाला रिसर्च नहीं करते, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। और बेसिक रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आर&डी लैब होना चाहिए, उसके लिए बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। आप अगर में काम करेंगे तो फिजिकल वैल्यूज को नाप के लिए कैसे करने की मशीन्स आती है, प्रेशर के लिए, एयर के चीजों को, चेंजेस को, टेम्परामेंट को जानने के लिए, वो हमारे पास है, स्लाइड आ जाता है। दैट्स व्हाई की बुखार एक कोशिश है कि हम भी समझें इसको। और बहुत अच्छा थ्योरेटिकल इसका जो एजम्पशन है यूनानी है और इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है इमरान ने जो किया है, लेसर बीमारियों से 100% मिला। तो अभी हम लोग बहुत दावे नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल हम थोड़ा सा असेस कर रहे हैं इसको। तो ये काम है फील्ड वर्क का कि उनके जो प्रेजेंटेशन इस डिजीज का उसको हम कंपेयर करेंगे अपने यूनानी में ऑलरेडी बताई गई डिजीज से और फिर उसके नुस्खे हम तजवीज करेंगे। एक ये है। दूसरा, वैलिडेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन थ्रू इस्तिफराग, ये बेसिक है, थ्योरेटिकल बेसिक है। ये कॉन्सेप्ट है हिफ्ज़ान सेहत के तरीके। इब्न रुश्द ने 4 तरीके बताए, उसमें एक तरीका है एहतबास व इस्तिफराग। और इन बीमारियों में आपको देखिएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का बहुत रोल है। इस वजह से हमने कोशिश की है कि कितनी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या जो भी डिजीजेज हो, जो इस्तिफराग अगर सही से हो उससे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच। तो ये एक बेसिक डॉक्टर मरियम ने लिया इसको। रागिब का यूनानी अप्रोच इन वबा, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। वबा को लेके अभी जब वबा कोविड-19 की आई तो उस पर एक नुस्खा आया था 3 दवाओं का, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। 3 मुफ्रद दवाएं थी। तो अभी मैं जब लखनऊ विजिट में था तो सीसीआरएम के साथ में थे, उन्होंने कहा मैंने तैयार किया। तो फिर मैंने वही बात कही कि उसका रेफरेंस मुझे दे दीजिएगा। अभी तक रेफरेंस नहीं आया, सीसीआरएम के उन्होंने किया था, हो सकता है वो दे दे रेफरेंस। तो उसमें 3 दवाएं आई थी, तो हमने पूछा रेफरेंस, तो अभी तक कोई नहीं बता पाया रेफरेंस। लोग वर्बली क्लेम करते हैं कि हकीम अजमल खान ने इसको स्पेनिश फ्लू में इस नुस्खा को दिया था, नज़ले हार के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन रेफरेंस नहीं है। इस बात को सोच के ये टॉपिक लिया गया कि अब तक थ्योरी में गाइडलाइंस पे यूनानी में जो भी चीजें वबा में लिखी गई हैं या जो भी गाइडलाइंस एडॉप्ट किए गए उन सबको हम कंपाइल करने जा रहे हैं। डॉक्टर आगे प्रोड्यूस करने की वजह ये इनका डायरेक्ट एक्सेस है अरबिक और पर्शियन, खास अरबिक बुक्स तक। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वबा के ताल्लुक से उन्होंने ऐसी निकाली जो मैंने भी पहली बार सुनी, तो इसलिए उनको लाया गया। चूंकि इनका प्रति बैकग्राउंड है, ये बेस्ट फिटेड थे इसके लिए और ये तैयार भी हो गए, ये बड़ी बात। अदरवाइज नहीं तो लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ ज्यादा रगबत होती है, मैं बस पेशेंट पे कुछ कर दूं, उसकी लेंथ नहीं है यूनानी में बहुत ज्यादा, एज आई अज्यूम दैट। तीसरा है आपको सनुल्लाह की एक थीसिस है। एक अजीम हसन प्रेम जी जो है उनकी यूनिवर्सिटी है कोई, उसने ऑनलाइन सर्वे किया था कि कोविड-19 जो है वो पटना और बैंगलोर के स्लम्स में उसका 0 है रेट, है ही नहीं प्रेवलेंस उसका। उसको मन में हम लोग क्या है कि ये कैसे हो सकता है कि स्लम में किसी को भी ना हो, और अगर है भी तो उसकी वजह जानेंगे। उन्होंने फिर हमने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ऑनलाइन सर्वे था उनका। फिर माइंड खटका कि ये जो लोग होते हैं स्लम में, ये ऑनलाइन सर्वे कैसे पार्ट ले सकते हैं उसमें। उनको तो जितना मौका मिलता है भोजपुरी गाना सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, तो सर्वे में कैसे पार्ट। मोबाइल हो सकता है उनके पास बहुत महंगे महंगे, लेकिन सर्वे का इंटरेस्ट हम लोग को डाउटफुल हुआ, इसलिए हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं कि आया
ये यही है कि जीरो है उसमें, या अगर कम है तो उसकी वजह क्या, डाइटरी हैबिट, इम्यूनिटी, किस तरह का माहौल था जिसकी वजह से उनको कोविड कम हुआ, जबकि वो ज्यादा एक्सपोजर में थे, रोड पे थे, उनके लिए छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, हॉस्पिटल उनको जगह नहीं दे रहा था, पैसे थे ही नहीं उनके पास। सो दैट उन चीजों को दिमाग में रख के इसको हम लोग ने तैयार किया। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बात आप लोग सब तस्लीम करेंगे कि जब भी बच्चों और मदर को हम दवा लिखने लगते हैं तो फिर हम लोग थोड़े से शॉर्ट हैंड हो जाते हैं। कोई भी दवा अगर एक्सपेक्टिंग मदर है, उसको आप कंसीव की, उसको दवा लिखने से पहले आप अपने फैमिली को जब लिखने लगेगा तब आप सोचिएगा कि जो भी यूनानी में आपका जानने वाला है उसको कॉल करेंगे, सेफ है कि नहीं। तो एल्डरली में, बच्चों में देखते हैं, ये चीजों को दिमाग में रख के अच्छा प्रिवेंटिव स्टडीज इसलिए लगा दिए जाते हैं कि वो मेरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, थोड़ा लोगों को भी दिखे कुछ प्रिवेंशन पे काम करना है, ये ट्रेडिशन चला रहा था। ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस जो क्वेश्चन मन में आया कि उनके लिए सेफ्टी क्या इशू है, क्या अब तक कंपाइलेशन है उसको लेके। तो इसमें आपने देखा होगा कि चाइल्ड जो पैदा लेता है उसके कॉर्ड केयर तक की बात यूनानी ने करी, लेकिन चूंकि एक जगह कंपाइल नहीं है इसलिए हम लोग उसको बहुत इजी गो में नहीं देख पाते हैं। फिर एक है, ये तो पांचों डिपार्टमेंट की, एक डॉक्टर फीफा की है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टॉपिकल वर्सेस टॉपिकल एंड ओरल यूनानी फॉर्मुलेशन इन उसूल लबनिया। एक्ने वल्गरिस में और भी चीजें हुई हैं, कई नुस्खा ट्रायल किए गए, लेकिन आरसीटी ट्रायल का एपेक्स का ट्रायल होता है कंपैरेटिव आरसीटी, मतलब दो नुस्खे को आप ट्रायल कर रहे हैं, कोई बेस्ट नुस्खे को जिसपे ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, तब आप डायरेक्टली लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि ये बेस्ट है, आप इसको यूज करो। तो कंपैरेटिव आरसीटी के लिए ये नुस्खा ट्रायल किया गया है, ये क्लिनिकल ट्रायल है। डॉक्टर शवाना नोट करते हैं, साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी इश्यूज इन हिजामा इन रिलेशन टू प्रेशर, ड्यूरेशन एंड बहुत सारे से रिसर्च हो चुके हैं कपिंग पे, हिजामा पे। चाइनीज ने रिसर्च किया है कि आप जब कप लगाते हैं, आप लोग कितने लोग इसमें हिजामा करते होंगे, उससे साइड इफेक्ट अभी आपको थोड़े कराते हैं, देखा इसके छोड़ दिया डर से। आप अगर पूछें, इसे जानना चाहें कि कितने प्रेशर तक लगाना है, तो आंसर नहीं मिलेगा, यूनानी में कोई रिसर्च ही नहीं हुआ सर। स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना प्रेशर लगाना चाहिए। अच्छा, प्रेशर आपको पता भी चल गया तो जो जिस कप से आप प्रेशर लगा रहे हैं, कितनी बार लगाने को उतना प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये भी आंसर करना था। तो हम लोग ने ढूंढा इसको, और उसमें ये चीज आई कि यूनानी में कोई रिसर्च ऐसा नहीं हुआ, और अब बहुत जरूरत है कि हम ऐसे टॉपिक दें जो आगे चल के एसओपीज डेवलपमेंट में काम आए। मॉडर्न इसलिए आगे है कि उसने सिर्फ बता देना है कि इस डिजीज में डिजीज क्या है, वो कहीं पे बंदा हुआ बैठा अपनी बुक निकालता है, वो दवा तजवीज कर देता है। अपने यहाँ पे हिजामा में कितने कप घुटने पे लगने हैं, अलीगढ़ में क्या लगना है, फील्ड में लोग क्या लगा रहे हैं, एक ही शहर में अलग अलग क्या लगा रहा है, इसकी कोई एसओपीज नहीं। एसओपीज बनने में टाइम लगता है, वो डेटा पे बनती है। पहले 1000, 2000, 1 लाख लोगों का डेटा जब होगा नी ज्वाइंट्स का, वो पब्लिश डेटा, तब उसको कंपेयर करके एसओपी बनता है। तो उसी में एक छोटा सा काम है कि हम लोग प्रेशर को, ड्यूरेशन को और स्किन चेंजेस को इसमें देखना चाहते हैं। और एक डॉक्टर तनवीर आलम का है, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ इस्तिफ्राग गैर तबई एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी। इस्तिफ्राग गैर तबई का क्या असर पड़ता है, इसके कॉन्सेप्ट कम इसका इम्पैक्ट देखने के लिए 3 में मैं को गाइड हूँ। जो नया बैच आया है उस बैच में अभी एग्जैक्ट टॉपिक तो मैं नहीं लिख पाया, इसलिए अभी येट टू फाइनलाइज है ये, लेकिन डॉक्टर मशकूर का काम है। बिहार में बहुत ज्यादा 18 से 20 कम से कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है ना, वो कंटेमिनेशन वाटर मिल रहा है। 18 से 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, डायरेक्ट उसमें केसेस हैं, उस पे लोगों को कैंसर हो रहा है। स्लोसेंट फिल्टर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके थ्रू उसकी एफिकेसी को हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं। आर्सेनिक फिल्टर उसको कितना, आर्सेनिक जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको कितनी एफिकेसी से वो फिल्टर करता है। 2 स्टडी हम लोग को कोरिया या फिलीपींस से ही कहीं मिली है शायद, तो उन्होंने 80% तक बताया। इसलिए हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये स्लोसेंट फिल्टर बहुत आसान है, पब्लिक यूज के लिए सस्ता है, कम खर्च पड़ता है, किसी भी बड़े लोगों की जरूरत इसमें नहीं पड़नी, तो ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा काम होगा। डॉक्टर अतिया अभी काम कर रही फार्माकोविजिलेंस पे, उस पे कुछ थीसिस वो कर लें। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इन एम्प्लॉइज ऑफ एन स्टूडेंट ऑफ जीटीसी जीएसीएच, ये एट टू फाइनलाइज, इसलिए अभी एग्जैक्ट टॉपिक मैंने लिखा है। वो पोस्ट कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए कोविड के बाद,
उनको रिकॉर्ड करना है, किस तरह कॉम्प्लिकेशन आए, कोमोर्बिडिटी वाले को क्या हुआ, जनरल लोगों को क्या हुआ, क्या फैक्टर्स है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है अलग अलग जगहों। ऐसे बहुत सारी रिसर्च अलग अलग कम्युनिटी बेस का अलग सेटिंग्स में अलग असर होता है, उसको हम रिकॉर्ड करना। टेस्टिंग तरीके से भेजा है हॉल्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस में ये देखना है कि ये बहुत खतरनाक हो जाता है। प्लांटर फेसाइटिस देखा तो सुबह सुबह पहले जैसे पैर रखे दर्द होता है बहुत ज्यादा, फिर धीरे 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 वो चलते हैं तो आराम मिल जाता है। इतना हो जाता है कुछ क्रॉनिक केसेस में कि वो बेडरिडन हो जाता है, सूज के पूरा प्रोसेस को तो एक चीज टॉपिक उनकी तरफ से आ रहा है, और ये एज पर टॉपिक कंसर्न, ये प्रपोज टॉपिक था। पिछला जो टॉपिक जिसपे काम ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है, एथिकल क्लियर हो चुका है। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे 1.5 से 2 साल में अपने पीढ़ी को एंगेज कर पाए। रिवॉल्व हो जैसा के लिए एंगेजमेंट के टूल्स था, ये टूल्स है जिसमें हमने उनको एंगेज किया, और वो आपको इसे हम बताते हैं आपके अंदर में चीजें कभी छोड़ मेरा क्या काम करना है, फिर उन चीजों में आपके काम हट जाते हैं। वो चीज जो आपको रिसर्च में अलग मिलनी है वो है आपका रिसर्च में जो ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन। तो हमेशा आप उसी तरफ जाइए, कोई जल्दी नहीं कि 20-25 कर लेना है, क्वालिटी होनी चाहिए। पहले उस प्रोसेस को सीखिए कि हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के टूल्स, आगे भी कुछ प्रेजेंटेशन आएंगे तो मैं वो भी बताऊंगा पीपीटी कैसे तैयार करते हैं, वो आगे आएगा। पहले फाइनलाइज था, एनसीएसएन की टीम की वजह से थोड़ा सा हम लोग को अलग शिफ्ट लेना पड़ा, तो वो जहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ पूरे 1 से 1.5 साल। पहली चीज जो बहुत कॉमन थी बैच के साथ, इनका डिपार्टमेंटल और कंबाइंड सेमिनार होता रहा लगातार। ये यूनानी के इतिहास का पहला बैच है जिसके पहले प्रेजेंटेशन को हमने रिकॉर्ड किया ऑनलाइन, और बहुत ढीठ होकर लोगों ने दिया जो भी रिकॉर्ड था। शायद हम लोग जब पीजी कर रहे थे उस वक्त अगर ऐसे रख दिया जाए तो आवाज नहीं निकलती मुंह से कि आपका प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये पहला बैच था जिसने अपने पहले प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड होने दिया कैमरा पे, और आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। जीटीसीएच पटना का एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर अलग अलग प्ले लिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं। एक प्रोग्राम आया था EORO, ईच वन रीच वन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का था, कि कोविड-19 को लेके गवर्नमेंट के प्रोग्राम आते हैं, ईमेल आता है, फिर वहां से मैसेज आता है, ऊपर से प्रेशर आता है काम को करवाइए। तो हम लोग जैसे रिसीविंग एंड पे होते हैं, आदेशपाल, उनको पीजी को यूटिलाइज कर लेना पड़ता है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस प्रोग्राम में 2 चीजें की गई थी। एक तो कुछ कॉल करके डेटा लेना था कि लोगों से कोविड में आप कितने परेशान हैं, आपके साथ वाले कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ लोगों ने उसमें पार्ट लिया, और कुछ लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम था कोविड-19 को लेकर ओपीडी एरिया में, तो वहां प्रेजेंटेशन दिया। इसकी भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके ऊपर देख सकते हैं। इनका एक एंगेजमेंट था आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव जो एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इस साल समाप्त हो रहा है।